तो मैं बात कर रहा था कि भाई अगर अपने पास ए गिवन है रिएक्टेंट और इनिशियल टाइम पे अपने पास ये ए या ए नॉट ले लो, ये कन्वर्ट होता है बी और सी में, ऐसे कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में, है ना। तो अपन ने कहा था कि इसका रेट कांस्टेंट k1 ले लेते हैं, इसका रेट कांस्टेंट k2 ले लेते हैं, और आफ्टर टाइम t ये मान लेते हैं a माइनस एक्स हो गया, या a एट टाइम t। पहले अपन रेट्स लिखते हैं, तो इसका अगर अपन रेट लिखेंगे, ठीक है ना, अगर अपन इसका रेट लिखेंगे डी का, तो डी के लिए रेट ला लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, है ना। दोबारा वन ले लेते हैं क्योंकि अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका अगर रेट लिखेंगे तो प्लस डीबी बाई डी टी लिखेंगे इज इक्वल टू के वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो ए के रेट का कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है इसमें, उस पर डिपेंड करेगा। सो रेट ऑफ एनी रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the reactant, इसके लिए प्लस dc by dt k1 into concentration, तो इसके लिए भी इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन इसके रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पर डिपेंड करेगा जो इस रिएक्शन में आ रहा है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, that is the d into concentration of A divided by concentration of A k dt। मैं इसको इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ ए नॉट से ए टी तक, 0 टू टाइम टी तक, तो अपन इसको लिख सकते हैं, दैट इज ये जो k होगा ना, k विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t इनटू log ऑफ a नॉट अपॉन a। ये तो अपन ने पहले भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे अपन लिखेंगे ना इस रिएक्शन में, तो अपन को यहाँ पर गिवन था जो dA बाई डी है ना, माइनस dA बाई डी, जिस रेट से ये डिकम्पोज हो रहा है, भाई ये डिकम्पोज होगा तो ये बनेगा और ये बनेगा, मतलब दैट विल बी इक्वल टू प्लस dB बाई dt प्लस dC बाई dt, ये बनेगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ये जो अपन को गिवन है, ये रेट होगा अपने पास k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, this will be equal to k1 into concentration of A and this will be equal to k2 into concentration of A। तो मैं लिख सकता हूँ k will be equal to k1 plus k2 plus k3, ये हो जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k1 plus k2 will be equal to 2.303 divided by t into log of a naught by 80, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको अपन इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। From these two equation I can write that, अगर इन दोनों को डिवाइड कर ले तो a तो कैंसिल हो जाएगा। अब सेम टाइम के लिए अगर दोनों डिकम्पोजिशन हुआ है तो dt t तो सेम ही रहेगा ना, तो we'll get concentration of B upon concentration of C will be equal to k1 upon k2, ये भी लिख सकते हैं। अगर ये x डिकम्पोज होगा तो ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा। इसका मतलब है अगर किसी मोमेंट पे अपन क्या करें, एट एनी मोमेंट we can write concentration of A at time t will be equal to concentration of A at time t, जो बच गया A अपने पास टाइम t पे, प्लस concentration of B at time t प्लस concentration of C at time t will be equal to A naught, इनिशियल concentration of A आपने। भाई किसी भी मोमेंट पे क्या होगा कि भाई A जितना बचा हुआ है प्लस A, ये दोनों जितने फॉर्म हुए हैं, अगर इन सबको ऐड कर लो तो वो इनिशियल अमाउंट जो आपने A का लिया था ना उसके बराबर, तो फिर अपन ऐसे कर सकते हैं इसमें k will be equal to और k1 plus k2 will be equal to, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, k1 plus k2 will be equal to 2.303 divided by t
into log of concentration of A at time t plus concentration of B at time t plus concentration of C at time t divided by concentration of A at time t. अपन को B और C का रिलेशन पता है, अपन को B और C का रिलेशन पता है, तो मैं इसको C के टर्म में रख सकता हूं या इसको B के टर्म में रख सकता हूं। तो फिर मैं यहां से अगर मुझे K1 K2 दे दो तो मुझे B और C का रेशियो पता चल जाएगा, जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो A का होगा। तो फिर मैं यहाँ से ए बी का रेशियो या फिर ए सी का रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ए बी का रेशियो कितना होगा या फिर ए सी का रेशियो कितना होगा, क्योंकि इसको अगर सी के टर्म में रख देंगे तो फिर ए और सी ही बचेगा ना। फिर ए सी का रेशियो कितना होगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितने टाइम पे किसी भी मूवमेंट पे ए और सी का कितना रेशियो होगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब न्यूमेरिकल डाटा में अपन को बड़ा इजी दे सकते हैं भाई कि भाई K1 K2 का रेशियो सपोज 2:1 है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं भाई K1 और K2 को एक दूसरे के फॉर्म में ऐसे, तो कितने टाइम पे रेशियो बनाना कैलकुलेट करना है वो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा तो बता देंगे। अपन इसको थोड़ा और ऐसे करते हैं। अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल आप लेते हैं, इसमें न्यूमेरिकल डाटा अपन से पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल अच्छा खासा बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, अपन कर भी सकते हैं। अब मान लो मुझे ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, इनिशियल टाइम पे अपन को ए नॉट गिवन है, आफ्टर टाइम टी ये 80 है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब कहेंगे भाई देख अपन को पता है इसका रेट क्या होगा, ऐसे ही लिखेंगे, इसका रेट क्या होगा तो अपन कहेंगे +1/2 इंटू dV/dt, और इसका रेट क्या होगा तो अपन कहेंगे इट विल बी +1/3 इंटू dC K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन। अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही कैलकुलेट करते हैं, इसका भी बोला कोफिशिएंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका रेट लिखेंगे तो क्या होगा -dA/dt कॉन्सेंट्रेशन। अपन इससे लिख सकते हैं, इसको यहां ले जाते हैं, 3 को यहां ले जाते हैं, तो dB/dt इज इक्वल टू अपन ऐसे लिख सकते हैं, that is concentration of B divided by concentration of C will be equal to twice of K1 divided by thrice of K2, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इनका रेशियो लिख रहे हैं ना, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, और अपन को पता है K विल बी इक्वल टू, अगर अपन चेक करें इसको, -dA/dt इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ दैट इज, जितना ये डिकम्पोज होगा तो ये दोनों बनेंगे, तो अपन लिख सकते हैं 1/2 इंटू dV/dt प्लस 1/3 इंटू dC/dt। टाइम सभी में सेम होगा, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितना ए डिकम्पोज हुआ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ concentration of A used will be equal to 1/2 into concentration of B at time t plus concentration of 1/3 C at time t, ऐसे लिख सकते हैं।
ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए, तो लिखिए, दिख तो रहा है। अगर मान लो इसका मोलर कोफिशिएंट मुझे गिवन होता 5 वगैरह ऐसा कुछ, तो अपन कहें लिखो 5, तो यहाँ पर 1/5 करता है, यहाँ पर 1/5 करता है, बाद में 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5/2 होता है, ये 5/3 होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिखो हमें क्या। अब अगर मान लो अपन को ऐसे गिवन है, अपन को 3a डिकम्पोज टू गिव 5b एंड 2c, इसमें k1 रेट कांस्टेंट है, इसका k2 रेट कांस्टेंट, तो अपन लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए यूज्ड विल बी इक्वल टू 3/2 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ c प्लस at time t और 5/2 of concentration of the atom, ऐसे लिख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना लेता हूँ। ये वाला तो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको k1 k2 देना पड़ेगा या रेशियो देना पड़ेगा, उसका रेशियो गिवन है तो वेरिएबल टू कैलकुलेट, मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप बनाता हूँ, है दोनों से। यहाँ पर मोलर कोफिशिएंट, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन B and C in the given parallel reaction। मुझे A गिवन है 5B और थ्राइस ऑफ C। Given initial concentration of A is equal to 2 molar and after 20 minutes concentration of A is 0.4। इसके लिए K1 कर लेता हूँ, इसके लिए K2 कर लेता हूँ, एंड K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1/3। ये मुझे गिवन है क्वेश्चन। करो कैलकुलेट। कैसे करेंगे? तो अपन को कंसंट्रेशन ऑफ ए यूज लिखना होना चाहिए, 1/5 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी प्लस 1/3 ऑफ कंसंट्रेशन। अब दूसरा इक्वेशन इनके रेशियो से कैलकुलेट करेंगे, 5k1 upon 3k2 is equal to concentration of B at time t plus concentration of C at time t। k1 upon k2 गिवन है तो B upon C आ गया अपने पास। ये 5/9 B upon C is equal to 5/9 कर दो। A used अपन को 1.6 गिवन है क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1.6 will be equal to 1/5। चलो B at time t ही लिख लेता हूँ, so C at time t into 5/9 plus 1/3 into C at time t। तो इससे C at time t कैलकुलेट कर लेते हैं,
बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट करके अपन बी एफ टाइम टी होगी। बताओ कितना है? आ गया? हो गया। 3.6 क्या आया? सी एफ टाइम टी। चलो भाई अपने पास आ गया। concentration of C at time t is equal to 3.6 and B at time t will be equal to 3.6 ना 36 और ना 20/10 आ रहा है। concentration of C is equal to 2 आ रहा है। B2 आ रहा है। मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ तुम लोग कैलकुलेट कर लो, मुझसे कैलकुलेट करवा दो। concentration of C at time t कितना आ रहा है? ठीक तो आ रहा है। 5 से कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू 3 + 9 12/27 अच्छा C 3.6 आ रहा है and B is equal to 1। चलो भाई है ना 3.6 आ रहा है। सही। अब कभी कभी अपन से ऐसे भी पूछ सकते हैं फॉर पैरेलल ऑर्डर रिएक्शंस। ऑर्डर रिएक्शन, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लेना, मतलब इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो कर लेंगे। ए गिव्स यू बी प्लस सी, इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E1 है और रेट कांस्टेंट K1 है, इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E2 है और रेट कांस्टेंट K2। कैलकुलेट द ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्शन। ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्शन, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो अपन कहेंगे वी नो दैट ओवरऑल जो K होता है ना दैट इज इक्वल टू K1 + K2। इसका अपन K इफेक्टिव लिख लेते हैं। ओवरऑल K इफेक्टिव ना
के अपन ने लिखा है, यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी अपन को पता था ओवरऑल के क्या होता है। तो K1 प्लस K2 होता है, के इफेक्टिव लिख लेते हैं अपन। अपन उसको कैसे लिखेंगे? अब इसको अपन लिखेंगे तो ए इफेक्टिव इंटू माइनस ई बाय आर टी, ई इफेक्टिव ले लेंगे बाय आर टी, और ये अपन लिख लेंगे दैट विल बी इक्वल टू A1 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ए बाय आर टी, और ये होगा A2 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ए बाय आर टी। ऐसे लिख लो, है ना। इसको E1 E2 बना, क्योंकि अपन को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए ना उस रिएक्शन। ये E1 बना लो और ये E2 बना, ये लो। अब आप क्या करो, इसमें से अपन को एनर्जी, इफेक्टिव एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप ना क्या करो, इसमें डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dt वी गेट। अब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर, क्या आएगा अपने पास, ये तो कांस्टेंट है। तो एक तो बच्चे का अपने पास e टू द पावर में है, तो माइनस e बाय आर टी, फिर 1/t ना, 1/t इस पर आएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस 1/t स्क्वायर, और ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो अपन एक बार ले लेंगे ए इफेक्टिव इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ई बाय आर। इसको ले लेते हैं, अब ये तो सेम ही हो गया, तो हाँ ठीक है, फिर अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर तो इसको ही देख के लेते हैं। आर टी माइनस 1/t स्क्वायर इंटू A1 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस E1 बाय आर, और ये हो जाएगा अपने लिए माइनस E2 डिवाइड बाय आर टी माइनस 1/t का स्क्वायर इंटू A2 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ए बाय आर, E2 बाय आर टी। अब इसको अगर अपन लिखेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन ये भी कैंसिल हो गया, आर टी भी कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास। इसको लिखूंगा तो माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, इधर लिखूंगा ई इंटू, इसको लिखता हूँ के इफेक्टिव, इसको भी इफेक्टिव कर देता हूँ E1, क्योंकि नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो गया था, K1 प्लस E2 K2। तो ई इफेक्टिव मतलब ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू K1 E1 प्लस K2 E2 डिवाइडेड बाय K, तो वो K1 प्लस K2। अब यही इक्वेशन अपन तो इजीली बना लेते हैं यार, इतना सारा डिफरेंशिएट वगैरह करने की क्या जरूरत है। ये इक्वेशन अपन ध्यान रख लेते हैं, इसका मतलब ई इफेक्टिव के इफेक्टिव, ई इंटू के जो होता है वो E1 K1 प्लस E2 K2 प्लस, और भी अगर कोई रिएक्शन हो रहा होता तो E3 K3 कर लेता है, ऐड कर देता है, फिल कर देता। अगर मुझे रेट कांस्टेंट और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गिवन है, तो वी आर एबल टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा, बता सकता हूँ। पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन में मोस्टली अपन से इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, इस टाइप से अपन से ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डायरेक्टली पूछ लेंगे, ये सब नहीं देंगे अपन को, तो अपन चेक करें। और अगर यहाँ मोलर कोफिशिएंट दिया तो
तो फिर अपन अगर मान लो यहाँ 2 गिवन होता तो अपन को यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो ये 2 चलेगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, कांस्टेंट है चलेगा है ना। दूसरा अपन देखते हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल भी बोलते हैं पर उनको कॉन्सेक्यूटिव भी बोलते हैं। कॉन्सेक्यूटिव कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन में क्या होता है भाई, एक रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में और साइमल्टेनियसली वो दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो सीक्वेंस बनता है, इसी को कहते हैं अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन या कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द टाइम ना अपन को ऐसे देते हैं भाई K1 इज ग्रेटर देन K2, मतलब ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, ये थोड़ा स्लो हो रहा है। वैसे तो अपन ऐसे कहेंगे भाई देखो, अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम की बात करें तो ए का कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा डिक्रीज ही होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टाइम की बात करें तो अपन कहेंगे बी तो बनेगा भी और बाद में डिकम्पोज भी होगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन सी की बात करें तो अपन कहेंगे सी तो सिर्फ बनेगा, तो अपन कहेंगे अच्छा इन तीनों को कंबाइन करके बनाओ, तो जब अपन से वो तीनों को कंबाइन करके बनाने के लिए बोलते हैं ना ए बी सी को, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पर, तो फिर अपन को जरूरत पड़ती है इसकी, मतलब ए जल्दी डिकम्पोज हो रहा है लेकिन बी जल्दी डिकम्पोज नहीं हो रहा है, बी आराम से डिकम्पोज होता है, मतलब बी बन तो जाएगा जल्दी फिर वो डिकम्पोज आराम से, तो अपन क्या बोलते हैं, अपन कहते हैं भाई देख इसका कंसंट्रेशन तो हमेशा डिक्रीज ही होता है, इसका कंसंट्रेशन तो हमेशा डिक्रीज ही होता रहेगा, ठीक है ना। तो इनिशियली तो बी बनेगा ना, तुरंत थोड़ी डिकम्पोज हो जाएगा भाई, एक पर्टिकुलर अमाउंट बन तो जाए उसके बाद ही डिकम्पोजिशन शुरू होगा, ऐसा थोड़ी होगा अच्छा बना और चलो डिकम्पोज, क्योंकि ये बनेगा जल्दी ना, अब ये आराम से डिकम्पोज होगा, K1 इज ग्रेटर देन K2 मतलब ये जल्दी रिएक्शन होगा, ये थोड़ा स्लो होगा, तो अपन क्या करेंगे अब ये धीरे से आराम से बनना शुरू होगा, अब अपन कहेंगे देख बी का कॉन्सेंट्रेशन सिंस मोलर कोएफिशिएंट एक जैसे है मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन कभी ए से ज्यादा नहीं हो पाएगा, या अपन कहेंगे लेकिन अगर मान लो सर ये K1 ज्यादा अपन को गिवन ना, हाँ K1 अगर ज्यादा गिवन है और ये अपन को नहीं पता, अगर ये बहुत ज्यादा गिवन है तो भैया फिर आपने ज्यादा लिखा ना, मेरी मर्जी बहुत ज्यादा, मतलब जल्दी से ये बन गया, मतलब इसका सारा बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन बन गया, फिर ये धीरे धीरे डिकम्पोज हुआ, अब तो फिर तो ज्यादा हो भी सकता है, आपने के ज्यादा लिखा तो मैं ऐसे करूँगा, और सी का कॉन्सेंट्रेशन तो अपन कहेंगे ये वैल्यू बहुत छोटी है ना, इसलिए आराम से ही बनना शुरू होगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन कभी बी से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, आराम से बनेगा, यही ज्यादा रहेगा हमेशा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ अगर K2 बड़ा है K1 से तो फिर क्या, इसको बना के दिखाओ,
ठीक है, इसको बना देते हैं। अब ये बड़ा है इससे, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो अपन कहेंगे जैसे ये बना इधर आ गया, जैसे ये थोड़ा धीरे से बनेगा इधर जल्दी से आ जाएगा। के बड़ा है, मतलब बी बनेगा और तुरंत इसमें आएगा। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा इसमें। ठीक है भाई, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। हम क्या कर पाते हैं, ऐसे डिकम्पोज। तो फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है, क्योंकि ये बनेगा और जल्दी से इसमें कन्वर्ट होगा, ये बनेगा और जल्दी से इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब धीरे धीरे डिकम्पोज हुआ और जल्दी से इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब सी जल्दी बनेगा, तो बी ऐसे होगा। बी ऐसे होगा। वो क्यों ऐसे, क्यों ऊपर बना, इधर ऊपर क्यों नहीं बना रहे? अरे जैसे ये बनता है और ये जल्दी से डिकम्पोज होता है, मतलब इसका कंसंट्रेशन कभी ऐसे बड़ा हो ही नहीं पाया, इसका कंसंट्रेशन कभी ऐसे बड़ा हो ही नहीं पाएगा। जैसे ही बना इधर आ गया। अब सी तो जल्दी बनेगा ना, हाँ सी जल्दी बनेगा ना, लेकिन सी बी से बड़ा थोड़ी हो सकता है भाई। सी बी बनेगा और जल्दी से इधर आ जाएगा, तो सी का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन थोड़ा फास्ट बन रहा है, तो अपन कहेंगे जैसे भी बनता है सी बन जाता है। अब अपन सी का ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन। अब एक दिन ये क्वेश्चन अपन से ग्राफ के पूछ सकते हैं, ये भी ये भी ये भी कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन में तो फिजिक्स में आ सकता है, इसमें नहीं आता, ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। चलो फिर भी अपन तो लिखते तो हैं भाई, रिएक्शन तो अपन को पता है ये डिकम्पोज होगा, तो माइनस डी है। और बी, बी तो बनेगा भी और डिकम्पोज भी हो रहा है, तो अपन ऐसे किस रेट से बन रहा है, तो इसमें K1 ले लेंगे, इसमें K1 इंटू इससे बन रहा है और इससे डिकम्पोज हो रहा है, ये इससे decompose। और सी के लिए, तो सी तो बन ही रहा है, तो डी टी विल बी इक्वल टू K2 इंटू जिस रेट से भी डिकम्पोज होगा उसी रेट से बने, ये रेट होगा। K2 ग्रेटर देन K1, K2 ग्रेटर देन K1 में क्या होगा, ये जल्दी डिकम्पोज होगा, ये जल्दी ये बन रहा है। अब जल्दी बनेगा तो जैसे ये बनेगा आराम से इसमें कन्वर्ट होगा। K2, अच्छा K2 ग्रेटर देन K1 है ना, तो K2 ग्रेटर देन K1 में मतलब ये जल्दी बनेगा, तो ये आराम से इसमें बनेगा, और लेकिन ये जल्दी बन जाएगा, तो कभी भी ना इसको, क्योंकि ये तो जल्दी डिकम्पोज होता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बन पाएगा, ये बहुत कम रहेगा हमेशा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन कभी बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये धीरे धीरे बन रहा है, अच्छा ये धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन बी जैसे ही बनता है तो सी में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही बनता है सी में कन्वर्ट हो गया, ऐसे। अब बहुत सारे बार अपन लिख चुके हैं, इसका ए एट टाइम टी अगर अपन लिखेंगे ना, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस केवल टी होता है। नहीं, ये पीक को कट करना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो, थोड़ा इधर को कट करो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, यहाँ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि यहाँ सी बहुत फास्ट बन रहा है। हाँ, लेकिन यह है कि इसका कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन यहाँ आके रुक जाएगा, उसके बाद तो डिक्रीज ही होगा।
इसमें अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन अपन चेक करें ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम, so that will be equal to concentration of A naught into K1 divided by K2 minus K1 into होता है e to the power of minus into e to the power of minus K1T minus e to the power of minus K2 T इस टाइम में ये होगा। ऐसे ही अपन सी एट टाइम टी भी लिख सकते हैं। सी एट टाइम टी विल बी इक्वल टू, वैसे अपन इससे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर अपन वो नहीं ज्यादा कैलकुलेट करेंगे, तो इससे कैलकुलेट कर देंगे। भाई देख, concentration of A naught will be equal to concentration of A at time t plus concentration of B at time t plus concentration of C at time t। ले भाई, ये दोनों अपन को पता है, ये कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बता, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कभी कभी अपन से ऐसे पूछ सकते हैं कि इधर जो मैक्सिमम बी बनता है वो कितना होता है इधर, तो अपन कहेंगे इस पॉइंट पे ना ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस रेट से ये बन रहा होगा उसी जिस रेट से ये बन रहा होगा उसी रेट से डिकम्पोज होगा। सो इस पॉइंट को अपन कहते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी, दैट इज कॉल्ड बी मैक्स। तो अपन यहां लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्स। सो इसको लिखेंगे अपन, दैट इज कंसंट्रेशन A naught into K2 upon K1 to the power of K1 upon K2 minus K2 upon K2 minus K1। ये लो बी मैक्स अपन ऐसे बता सकते हैं। और अपन टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कहते हैं अपन टी मैक्स। टी मैक्स मैक्सिमम टाइम मतलब अपन कैलकुलेट करेंगे कि भाई फिर उसको 0 लेके इसका टाइम टी कैलकुलेट करेंगे। इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अपन यहां से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फिर वही इंटीग्रेटर्स वही सारा पार्ट फिर आएगा बी एट टाइम टी। That is Pmax। अब इनके डेरिवेशन शीट में गिवन है, लेकिन वो डेरिवेशन कोई नहीं पूछना था। और क्वेश्चन भी अपन को केमिस्ट्री में ना शीट में मिलेंगे, इससे क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले, ये सब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट। नेक्स्ट पेज पे जाओ। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं, फिर अपन देखेंगे। ये तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टाइप पूछ सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं, बी को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी। सी कभी नहीं पूछेंगे। टी मैक्स पूछ सकते हैं, व्हाट इज टी मैक्स या बी मैक्स। इक्विलिब्रियम रिएक्शन वैसे तो रेट कांस्टेंट ही अपन को याद होना चाहिए बस। मान लेते हैं अपने पास ए इक्विलिब्रियम बी है और इसका रेट कांस्टेंट है के एफ और यहाँ का रेट कांस्टेंट है के। इनिशियली इसका कंसंट्रेशन ए है, आफ्टर टाइम टी इसका कंसंट्रेशन ए।
और इक्विलिब्रियम पे ये माइनस एक्स है, लाइक दैट वी कैन राइट। अब देखिए अपन को गिवन है ए का मतलब व्हाट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए। तो डीए बाई डी टी अगर अपन लिखेंगे तो के डिकम्पोज हो रहा होगा इस रेट से, पता मैं यह माइनस लिख सकता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि अब अपन थोड़ा सा ये नेगेटिव साइन को रहेगा, वही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर डिकम्पोज हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, लेकिन ये बन भी रहा है इसके रेट ऑफ बी से बन रहा है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए का डिकम्पोजिशन इस रेट से हो रहा है, परफॉर्म भी तो हो रहा है बी के रेट से, वापस भी तो आ रहा है। तो ऐसे अपन को ज्यादा अच्छा लगता है देखना, माइनस मतलब डिकम्पोज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस के एफ इंटू ए, और बन रहा है किससे प्लस के बी इंटू बी। तो थोड़ा ज्यादा इजी होगा अपने लिए समझना। पर रेट को ऐसे ही लिखेंगे, जो डिकम्पोज हो रहा है उसको नेगेटिव लगा दो, जो बन रहा है उसको पॉजिटिव लगा दो। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अब ऐसे ही बताऊंगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक कितना चेंज हुआ एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी, के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन, ए हो जाएगा ए माइनस एक्स और बी हो जाएगा एक्स। एक्स तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है। अपन क्या करेंगे इसको ऐसे करते हैं, एटिक लिख दिया, dx by dt will be equal to 0. Therefore, kf into a minus xc is equal to kb into xc. भाई x फिर xc भी तो बच जाएगा मेरे क्यूब की बात करें प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना डायरेक्टली उसका इक्वेशन शायद थोड़ा सा मिस ना हो जाए। अगर इक्वेशन डायरेक्ट याद होता ना, वैसे याद ही है, तो मैं सॉल्व भी नहीं करता, मैं तो कहता इसको याद रख लो यार बस, ये रेड कॉन्स्टेंट है। थोड़ा सा इधर वाले पार्ट में मुझे लग रहा है तो अपन देखेंगे, तो अपन ड्राइव कर लेते हैं। बस ये ड्राइव में ये है कि यार थोड़ा और पता चल जाएगा अपन को कि क्या किया था आपने और कैसे आपने सॉल्व किया था। तो कहता सीधा रेट कांस्टेंट याद रखना। अपने पास के बी विल बी इक्वल टू आएगा के एफ इंटू ए माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स, ये होगा। ये बन जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अब अपन ऐसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, अपन लिखते हैं dx by dt will be equal to kf into a minus x into minus kb into x। मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। So dx by dt will be equal to kf into a minus x minus kb क्या था अपने पास kf into a minus xc divided by xc into x। तो मेरे पास आएगा dx by dt will be equal to kf, अब मैंने थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, kf into
के एफ एक्स माइनस के एफ इंटू ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स सी, और मेरे पास आएगा प्लस के एफ इंटू एक्स सी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स सी। मेरे पास बचा के एफ माइनस के एफ इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के एफ इंटू एक्स, के एफ इंटू ए कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स अपॉन एक्स सी। ठीक है, तो मेरे पास ये बचा है के एफ इंटू ए इंटू एक्स सी माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, जैसे भी लिखना चाहो आप लिख लो, एक्स सी माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा dx अपॉन, राइट ना, इसको एक्स सी अपॉन, है ना, एक्स सी माइनस एक्स कर लेते हैं, एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू करता हूँ के एफ इंटू ए इंटू डी, 0 टाइम टी तक। और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितना था, ए ना, नहीं, एक्स टू एक्स, इक्विलिब्रियम तक कर लेते हैं। बताओ भाई क्या आएगा, या 0 टू एक्स ही करते हैं ना, क्यों फालतू, 0 टू एक्स, अपन 0 टू टाइम टी ले लेना, तो अपन ने यहाँ पर डी एक्स लिया ना, तो 0 टू कितना आ रहा जरा बताओ, कितना आ रहा, अपन ना इसको एक्सी को भी यही रखो, ये वाला, रुकना 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 रुकना, क्योंकि मैं इसमें बड़ा अच्छा एक इक्वेशन बन रहा है मेरे पास, इसको करके दिखाओ बस, क्योंकि मैं यहाँ पर ना मेरे पास इक्वेशन बन रहा है बड़ा अच्छा, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, तब तक मैं उसको ऐसे करता हूँ। तो मेरे पास आ गया ये ln ऑफ एक्स सी अपन एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास के एफ ए अपन एक्स सी इंटू टी, और ये मेरे पास आ रहा है ये यहाँ से, इस इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से, दिस फ्रॉम इक्वेशन 2, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, के एफ प्लस के बी will be equal to 1 by t into ln of x upon x। मेरे ख्याल से यही लिखा था मैंने पहले, ये आपका रेट कांस्टेंट है फॉर इक्विलिब्रियम। अब टी दे दो और x दे दो, रेट कांस्टेंट देने पड़ेंगे, बता दूंगा कितना, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर के एफ और के भी दे रखा है तो सीधा के सी लिख दूंगा, तो अपन को पता है। ये तो अपन को पता ही होता है। ठीक है,
अब डायरेक्टली कभी कभी हो सकता है उनको के एफ और के बी की जगह वो क्या करते हैं, हाफ लाइफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, हम खुद कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट, अब ये तो सारे रिएक्शंस हो गए। अब अपन ना कुछ ऐसे लिखते हैं, मान लो ऑर्डर इज नॉट मेंशन, ये तो अपन ने सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझ के लिखा है, सब कुछ अपन ने जो किया अब तक वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अज्यूम करके। ठीक है, अब अगर मान लो इफ द ऑर्डर इज नॉट मेंशन्ड, इज नॉट मेंशन्ड, और मुझे ऐसे रिएक्शन, इसके लिए रेट कांस्टेंट k1 गिवन है, इसके लिए रेट कांस्टेंट k2 गिवन है, और अपन से कहेंगे राइट द रेट। ठीक है, ए तो डिकम्पोज होगा, अभी अपन ने जैसे बताया था ना मैंने कि जो डिकम्पोज हो रहा है उसको माइनस लिखते हैं, जो बन रहा होगा उसको प्लस लिखते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं। रेट लॉ फॉर ए है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए डिकम्पोज हो रहा है, दैट इज द रेट लॉ। मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, अपन बी की बात करते हैं, तो बी बन रहा होगा इससे है? और बी खुद डिकम्पोज हो रहा होगा इससे, बी बन रहा है इस रेट से और डिकम्पोज हो रहा है इस रेट से, खुद डिकम्पोज हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेट ऑफ बी है। अब सी की बात करते हैं, सी तो बन ही रहा है किस रेट से, किस से, तो डी सी बाई डी टी क्या, ठीक, ये रहा यार रेट एक्सप्रेशन। देखिए हो गया, अब अपन कहेंगे मान लो ऐसे गिवन है, तो फिर क्या करोगे, अब क्या करोगे? तो ए तो अपन को पता है, ए तो जैसे आपने लिखा वैसे ही होगा। मैं ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा, तो तुमको पता है, तुम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिख लो।
कर ही देता हूँ। जैसे ये देखा था, अब अपन बी की बात करते हैं। रेट ऑफ बी 1/3 इंटू dv/dt। बी बन रहा होगा किस रेट से? केवल इससे बन रहा है। जिस रेट से ए डिकम्पोज हो रहा होगा ना, उसी रेट से बी बन रहा होगा। बी डिकम्पोज हो रहा होगा इस रेट से, और बी बन रहा होगा इस रेट से। अब मैंने यहाँ पर कोई मोलर फिल्म नहीं दिया, दे दो 5 दे देते हैं। तो अपन कहेंगे बन रहा होगा इस रेट से। अभी बन भी रहा होगा, तो रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब सी की बात, सी बन रहा होगा इस रेट से, और डिकम्पोज हो रहा है इस रेट से। ये लो, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स है। और रेडियो एक्टिविटी तो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तुम बोलो तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। वैसे अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफी कुछ पढ़ लिया है, पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ रह नहीं जाता। थोड़ा सा रेडियो रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन follows first order kinetics. जितने भी रेडियोएक्टिव रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल नेचुरल फैक्टर्स, such as temperature, pressure, density, etc. अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तो अपन कहेंगे फिर इट डज नॉट मतलब फॉलो द अर्नियस इक्वेशन। अर्नियस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में तो मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर चल जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में तो अपन को पता है क्या होता है। Where A naught is number of atoms initially and AT is number of atoms after time.
तो इसमें अपन कॉन्सेंट्रेशन तो बना नहीं सकते, तो या तो अपन नंबर ऑफ एटम में पढ़ेंगे या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियर पढ़ते हैं। तो बिकॉज रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर अपने पास कोई रिएक्शन है ए गिव्स यू द प्रोडक्ट, तो अपन उसको इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियर गिवन होते हैं, ऐसे पढ़ेंगे। dn/dt will be equal to lambda, वो k रेट कांस्टेंट एक ही बात है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट टाइम t। सो आप नंबर ऑफ एटम भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं, मास भी ले सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एटम्स है, अपन न्यूक्लियर भी ले सकते हैं। ये मास भी है। मास क्यों? क्योंकि डिवाइड बाय एवोगाड्रो मास है, तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट दोनों जगह करना पड़ेगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय Na भी दोनों जगह करना पड़ेगा, तो मास भी डायरेक्टली लेंगे। रेशियो Na और मॉलिक्यूलर वेट तो कैंसिल हो, तो डायरेक्टली मास भी लेके करते हैं। अब मैं अल्फा बीटा गामा एमिशन वगैरह नहीं बता रहा, यूनिट ऑफ रेडियस। It is calculated as the specific activity of most radioactive substance. रेडियम, इसका टी हाफ जो होता है वो 1600 ईयर्स होता है। पहले अपन स्पेसिफिक एक्टिविटी देख लेते हैं क्या is the activity of 1 gram of radioactive substance. तो एक्टिविटी क्या? एक्टिविटी इज द रेट ऑफ decay of radioactive substance. Radioactive substance. तो ठीक है, रेट लिख लेते हैं। रेट इज इक्वल टू होता है k इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियर। सो मैं रेट को एक्टिविटी लिख लूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट द एक्टिविटी है, ये जो अपन ने लिखा दिस इज द एक्टिविटी। तो अपन लिखेंगे एक्टिविटी विल बी इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और नंबर ऑफ न्यूक्लियर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। So this will be the formula of activity. This will be the formula of activity. ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी अपन स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब है ये वेट जो होगा ना, अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी मेंशन है तो अपन 1 से डील करते हैं। वी नो दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम का हीट कैपेसिटी, जब भी ये वर्ड आता है अपन 1 से डील करते हैं। तो 1 ग्राम रेडियम, रेडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 226,
सो हाफ लाइफ अपन को गिवन है, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। Therefore, specific activity of radium of radium 226 होता है molecular mass will be equal to weight in gram 1 हो गया, 226 उसका molecular mass है, हाफ लाइफ अपन को गिवन है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना 1600 years, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, so years 1600 तो days हो गए 365, hours हो गए 24, 3600, ये हो गया सेकंड्स, मल्टीप्लाई बाय क्या करना होता है अपन को Na, ये लेवल एक्टिविटी। लिख लो तो बता देना, लिख लिया। जब हो जाए तो बता देना कि डन हो गया। हो गया, अब तक है क्लास, मतलब अब तक है क्लास क्या होता है, अब कब तक है क्लास होता है, अब तक थोड़ी होता है। लगता तुम लोग घन चक्कर बन गए मेरी तरह। एक ब्रेक कहीं को करना ना अभी बस, ठीक है, बस थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर में खत्म कर देता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास 3.7 इंटू 10 होगा -10 होगा, ये बताओ, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ना ये, तो 10 ही होना चाहिए। डिसइंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू 1 क्यूरी। कभी कभी अपन को गिवन होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज दिस 1 क्यूरी, मतलब अपन को ये बोलो, या फिर 3.7 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है रदरफोर्ड, तो 4 रदरफोर्ड, आरडी इज रदरफोर्ड, ये यूनिट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 था ना, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब कभी कभी अपन को हाफ लाइफ गिवन होगा, देख मान लो अपन को कोई सब्सटेंस गिवन है, गिवन एनी सब्सटेंस, ए नॉट मेरे पास एक सब्सटेंस गिवन है, और वह एक हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाता है, तो एन हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, ये बचेगा, where n is number of half lives, half life, therefore n will be equal to total time divided by जो अपन को t half given होगा ना उससे डिवाइड कर देते हैं तो आता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो मुझे गिवन है वो n हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा वो मुझे पता चल जाएगा। जैसे अगर 10 हाफ लाइफ है तो ये 99.9% डिकम्पोज हो जाएगा, एक हाफ लाइफ के बाद तो आधा ही बचेगा ना, तो 10 हाफ लाइफ के बाद कितना 1/2 इंटू 10 बता देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कार्बन डेटिंग करते हैं, फिजिक्स में पढ़ा तुम लोगों ने कार्बन डेटिंग वगैरह, क्यों फिजिक्स में पढ़ा कार्बन डेटिंग?
मॉडर्न फिजिक्स में। क्लास अटेंड करते हो नहीं करते हो? करें कार्बन डेटिंग शुरू। कल फिर अपना क्लास है ना? फिर डाउट डिस्कस करूंगा। फिर डाउट डिस्कस करेंगे। अब कार्बन डेटिंग कल पढ़ना है। तो भाई मोस्ट ऑफ द मतलब लोग कह रहे हैं कि आज ही पढ़ा दो सर, क्यों परेशान कर रहे हैं इतना? कार्बन डेटिंग चल पढ़ाई देता हूँ। कार्बन डेटिंग अपन यूज करते हैं टू कैलकुलेट एज ऑफ फॉसिल्स या फिर ट्रीज, लिविंग बीइंग्स, कुछ भी हो सकता है। व्हाट वी अज्यूम, अपन क्या अज्यूम करते हैं कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, वो नाइट्रोजन एक्चुअली जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है कॉस्मिक रेस में, थोड़ा बहुत ये कॉस्मिक रेस से अंदर आ जाता है इन कॉस्मिक रेस, ये इसके साथ कोलाइड करके ना ये नाइट्रोजन कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कार्बन 14 बनता है ना, ये कार्बन 14 ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके CO2 बना देता है और ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जब वो मिक्स होता है तो एक फिक्स रेशियो बनता है कार्बन 12 और कार्बन 14 का इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ बिल्कुल होगा, और बैलेंसिंग होगा ना, ये लगे बैलेंस है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई ये रेशियो जो है ना बन रहा है, दिस रेशियो इज यूज्ड बाय प्लांट। तो प्लांट में ये फिक्स्ड रेशियो होता है कार्बन 14 का और कार्बन 12 का, तो ये कांस्टेंट रेशियो होता है क्योंकि प्लांट तो कॉन्स्टेंटली इंटेक करता रहता है ना एटमॉस्फेयर से इस रेशियो को फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड दीज प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स। तो ये कांस्टेंट रेशियो एनिमल्स में भी जाता रहता है। अब व्हेन इट डाइज, तो ये रेशियो जो है ना उधर रुक जाता है। अब ये रेशियो तो इनटेक नहीं होता है। सो व्हेन इट डाइज दिस रेशियो, जो यहां पर ये रेशियो इट डिक्रीजेस क्यों? क्योंकि ये थोड़ी डिकम्पोज होता है, ये रेडियो एक्टिव थोड़ी है, ये डिकम्पोज होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव था ना, बिकॉज कार्बन 14 डिकम्पोज, C14 डिकम्पोज, तो वो डिकम्पोज होता रहता है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे जब मैंने मतलब ये फॉसिल मुझे मिला, अपन ने इस फॉसिल को ढूंढा जो उस टाइम डायनासोर खत्म हो गया था, इसको ढूंढा अपन ने, ये फॉसिल मुझे मिला तो मैंने इसमें ये रेशियो कैलकुलेट कर लिया। सो
when we find fossil, we calculate CO2 14 divided by CO2 12, a ratio in that कितना है। अब अपन क्या सोचते हैं कि जितना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो आज है, कभी चेंज तो होता नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि जब जैसा पहले होता होगा वैसा आज भी हो रहा है। आज भी नाइट्रोजन जो है वो इस रेशियो में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो रेशियो बना इसको अपन ले लेते हैं ए नॉट। सो द रेशियो ऑफ कार्बन 14 O2 divided by carbon O2 forming in atmosphere is equal to A naught, and the ratio of this present in fossil अपने लिए हो गया 80, हो गया अपना काम। All radioactive reaction follows first order kinetics. Order kinetics तो अपन क्या करेंगे, K is equal to हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई T इंटू लॉग ऑफ, अभी जो रेशियो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो देख लिया और फॉसल में जो है वो देख लिया। ये दोनों अपन को पता है, ये अभी है एट प्रेजेंट क्या रेशियो है, और ये इन फॉसल है। ये हाफ लाइफ हमें पता होता है 5760 ईयर्स होता है। सो वी गेट ये पता चल गया। अब ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, कब का है वो फॉसल वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये टाइम हो गया उसका, कितने टाइम में ये इसमें कन्वर्ट हुआ वो टाइम पता चल गया, हो गया। ये कार्बन डेटिंग। अगर कोई ट्री में फाइंड आउट करना है कि कितना एज है उसका, लेकिन अपन को कम से कम मतलब अगर अपन को कैलकुलेट करना है, ये इक्वेशन अगर यूज होना है करना है तो कम से कम वो फॉसल या ट्री कम से कम हाफ लाइफ मतलब 2500 ईयर्स के बराबर पुराना तो होना ही चाहिए। 2500 टू 3000 ईयर्स ओल्ड तो होना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है आज हुआ और बस 2 साल बाद कैलकुलेट कर लिया कि बताओ कितना क्या हुआ, वैसे कैलकुलेट नहीं करना। खत्म, दैट्स ऑल।